नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है। अयोध्या के थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खुद ये एफआईआर दर्ज करवाई है। लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अयोध्या के थाने में मामला दर्ज कराया गया है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर की गई। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है। अयोध्या के थाने में मामला दर्ज हुआ है। अब इसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी तमाम तरह के डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले को देखने को मिल रहे हैं, जहां अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खुद ही एफआईआर दर्ज करवाई। स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे और दान राशि में गबन व धोखाधड़ी के मामले में योगी सरकार सख्त रुख के बाद कानूनी कार्रवाई हुई है। जो एसआईटी थी, उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर इस महाघोटाले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो आधिकारिक शिकायत पर अयोध्या की राम जन्मभूमि कोतवाली है, यह मुकदमा वहां कायम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तकरीबन आधा दर्जन लोगों को नामजद किया है, जिसमें मुख्य रूप से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू है, जिन्हें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों का बेहद करीबी और मंदिर व्यवस्थाओं का कर्ता धर्ता भी माना जाता है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा है, अनुकल्प मिश्रा है। इनके अलावा करीब 3 अन्य सेवादारों और कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर दर्ज की गई इस एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक कृत्य के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचना, धोखाधड़ी जैसे जालसाजी और दान और चढ़ावे की राशि का आपराधिक गबन सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में जैसे 306, 316, 317 और एक धारा 61 के समस्त प्रावधानों के तहत ये केस दर्ज किया गया है। जी आशुतोष, हालांकि देखिए, एसआईटी ने, जैसा आपने जिक्र किया कि अपनी रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की थी, लेकिन अब क्या ये कार्रवाई का दायरा और भी बढ़ सकता है? क्या और भी नाम अभी सामने आ सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा जो गठित एसआईटी की गई थी 3 सदस्यीय, उसने मंदिर परिषद के सीसीबी फुटेज खंगाले, बैंक कर्मियों और करीब 42 से अधिक सेवादारों से जो लंबी पूछताछ करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और जांच के दौरान जो संदिग्ध के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, जहां भारी मात्रा में नकदी तकरीबन 10 लाख लवकुश मिश्रा के यहाँ से बरामद हुई है। इसके अलावा सोना और तमाम तरीके की जानकारियां जो एसआईटी को मिली हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अयोध्या दौरे के दौरान ये कहा था कि मात्र 15 दिन का वक्त, चाहे आरोपी कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वो उस पर कार्रवाई होगी। तो आप देखेंगे, आपको याद हो कि एक बार जब इस तरीके का मसला लाल कृष्ण अडवाणी का हुआ था, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन लोगों को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अभी तो ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर कराई गई है, और चूंकि एकदम से अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों को भी हटाया जा सकता है और एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की तैयारी चल रही है। बिल्कुल आशुतोष, तो अभी देखना होगा कि मामले में आखिर सच क्या सामने आता है। धन्यवाद आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं सोनभद्र में चोपन पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 कारों से अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों पर शिकंजा कसा गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 कार, 1 फर्जी नंबर प्लेट, मोबाइल फोन और नकद भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई अब पूरे मामले में शुरू की जा चुकी है। तो देखिए, प्रशासन को नशे के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ टीम ने किया है। अब पूरे मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चोपन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 तस्कर प्रशासन के शिकंजे में हैं और इतना ही नहीं, भारी मात्रा में गांजा भी टीम ने बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, दिनांक 24 जून 2026 को रात को 11:15 बजे अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जनपद सोनभद्र की एसओजी टीम और थाना की चोपन की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें जो टीम ने शक्तिनगर वाराणसी मार्ग पर एक इनोवा और स्विफ्ट कार को जो तेज गति से आते देखा, तो जब ये शक हुआ कि इसमें कोई इलीगल कार्रवाई की जा रही है, तो हमारी टीम द्वारा इनको सलकन क्षेत्र में इनको रोका गया और इनकी पूछताछ की गई और छानबीन की गई। छानबीन में हमें यह पता चला कि इस गाड़ी में करीब 5 बोरियों में 1 कुंटल 42 किलो और 100 ग्राम अवैध गांजा हमें प्राप्त हुआ। वहीं अम्बेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों से नकदी और जेवरात समेत कई सामान भी टीम ने बरामद किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश प्रशासन की ओर से किया गया है। सामग्री भी टीम ने बरामद की और साथ ही साफ चेतावनी भी दी गई है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इन दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। आरोपियों के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है टीम ने और अपराधियों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले को लेकर अब आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन 2 शातिर बदमाशों के पास से कई सामान टीम ने बरामद किए हैं और इन सामान को जब्त कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ लगातार प्रशासन कर रहा है और इस पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे की उम्मीद। 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे जनपद में विगत कुछ माह में हुई चोरी की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। इन चोरों के पास से लगभग 2,36,000 रुपये नगद चोरी के और एक चोरी का मोबाइल, सोने का एक गलाया हुआ टुकड़ा और चांदी के आभूषण और सिक्के बरामद हुए हैं। चोरों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। ये कई बार चोरी घटनाओं में और नकदजनी में जेल जा चुके हैं। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव के ही सगे भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया है। सगे भाइयों पर हत्या का गंभीर आरोप है। कुल्हाड़ी से मारकर बुजुर्ग की हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोप 2 सगे भाइयों पर लगे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच पड़ताल करें। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 सगे भाइयों पर हत्या का आरोप है। 6/2026 को थाना जरिया क्षेत्र अंतर्गत गोहांड से बागीपुरा मार्ग पर एक व्यक्ति देशराज खुद परमलाल पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जरिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल को सीएससी गोहांड ले जाया गया।
जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। 100 को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के पुत्र द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानून एवं शांति व्यवस्था। और वहीं अब खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद में अवैध निर्माण पर जीडीए की कार्रवाई अब मजाक बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस इमारत को अवैध घोषित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, वहीं आज भी निर्माण और फ्लैट बिक्री का काम धड़ल्ले से जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिल्डर बेखौफ है और जीडीए की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। लेकिन सवाल यह है कि जब इमारत अवैध है तो फिर काम किसके इशारे पर चल रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जीडीए सख्त कार्रवाई करता है या बिल्डर माफिया यूं ही कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जीडीए की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में एक पीला पंजा चला है प्रशासन का, वहां पर अवैध निर्माण की वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि कुछ समय बाद एक बार फिर से यहां पर धड़ल्ले से निर्माण किया गया और प्लॉट बिक्री का काम किया जा रहा है। यानी बिल्डर्स को प्रशासन का डर नहीं है। जीडीए की कार्रवाई मजाक बनती हुई दिखाई दे रही। बिल्डर माफिया यूं ही कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर कार्रवाई की गई, जहां पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया, कुछ ही समय बाद वहां पर फिर से प्लॉट बेचे जाने लगे। यानी जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई वो क्या केवल दिखावा थी? इस तमाम सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। एक तरफ प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि अतिक्रमण के खिलाफ या फिर अवैध निर्माण के खिलाफ हम सख्त हैं और लगातार सख्ती से कार्रवाई करते जा रहे हैं, लेकिन ये हैरान कर देने वाला मामला है कि एक तरफ आप आगे तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पीछे दोबारा बिल्डर्स उसी जगह पर निर्माण करते हैं और धड़ल्ले से वहां पर प्लॉट की बिक्री की जा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन की कार्यशैली के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। साहिबाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध बिल्डर माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी जरा भी डर कानूनी कार्रवाई का बिल्डर्स को नहीं है। अवैध बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है। साहिबाबाद के जोन 7 का ये हिस्सा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो इमारत है। हाल ही में कुछ दिन पहले इसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्रेन लगाकर भी इसमें कार्रवाई की गई थी। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सूचना बोर्ड भी लगा है जो कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है, जिसमें साफ तौर से बताया और दिखाया गया है कि यह बिल्डिंग अवैध है। ये देखिए किस तरह से ऐसे बोर्डों को ढक दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि इसमें सम्मिलित है वो गलत है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये वो इमारत है जो आज बनके खड़ी हो चुकी है। ऐसे में विकास प्राधिकरण द्वारा जो दावे किए जाते हैं या जो कारण बताओ नोटिस दिए जाते हैं या फिर कार्यवाही की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। इस तरह से बन रहे अवैध निर्माणों से न सिर्फ राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की आने वाली योजनाओं पर भी डाका डाला जा रहा है। ऐसे निर्माण न सिर्फ बिजली समस्या, पानी समस्या उत्पन्न करते हैं, बल्कि राजस्व को चूना लगाते हैं। लगातार ऐसे बिल्डर फलते फूलते शहर के जोनों में आपको दिख जाएंगे, जिन पर समय रहते अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। मैं शिवा गुप्ता, गाजियाबाद, भारत अपडेट। शिवा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। शिवा, एक तरफ तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर दोबारा वहीं पर काम संचालित होने लगे ठीक उसी तरह, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं जीडीए की कार्रवाई पर। इस प्रकार से जीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई, सीलिंग, ध्वस्तीकरण, बुलडोजर कार्रवाई, नोटिस बोर्ड, इन सभी को ठेंगा दिखाते हुए लगातार बिल्डर निर्माण कर रहा है। अब ऐसे में एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि बिना मिली भगत के इस तरीके के बिल्डर कैसे फल फूल रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लखनऊ या दिल्ली में जो घटनाएं हुई, ये निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि अगर समय रहते इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसी इमारतें भविष्य में भी किसी बड़ी घटना में हो सकती है। जी
देखना होगा कि अब जब ये तस्वीरें सामने आई है, खबर उजागर हुई है, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। धन्यवाद आपका शिवा तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मेरठ में अटरेना नहर के पास एक युवक का गोली लगा शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक ने घटना से पहले अपने एक दोस्त को फोन किया और आत्महत्या करने की बात भी कही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर अब प्रशासन जांच कर रहा है। परिजनों ने कुछ लोगों पर मानसिक दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि कुछ लोग युवक पर मानसिक दबाव बना रहे थे, लेकिन अभी प्रशासन हर एंगल से मामले की जांच में जुटा हुआ है। युवक का शव मिलने के बाद मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले अपने दोस्त को फोन किया, उसको इस बात की जानकारी दी, इस बात का जिक्र किया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है, और उसके बाद युवक का शव नहर के किनारे बरामद हुआ है। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि युवक पर मानसिक दबाव कुछ लोगों की ओर से बनाया जा रहा था। अब पूरे मामले को लेकर प्रशासन हर एंगल से जांच पड़ताल कर रहा है। जून 2026 को थाना सरदना के अटेरना पुल के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही मौके पर थाने की टीम पहुंची और इस व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया उपचार हेतु, जहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। जांच पड़ताल में इस व्यक्ति का नाम शाकिर पुत्र सैफुद्दीन प्रकाश में आया है, और यह भी प्रकाश में आया पूछताछ और जाँच में कि घटना से कुछ समय पहले ही इसने अपने एक मित्र को कॉल किया था और खुद को मारने की बात कही थी। और वहीं पीलीभीत में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव में 15 साल के मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि 80 साल का बुजुर्ग घर में अकेली मौजूद बच्ची के पास पहुंच गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है। पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं हरदोई में नगरिया मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ दो तेज रफ्तार बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक महिला, एक पुरुष और के मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो भीषण सड़क हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वाहनों की जोरदार भिड़ंत में एक महिला, पुरुष और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो। वहीं मुरादाबाद में 0 पॉइंट सिटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अब जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर दिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि दोनों मुहर्रम मनाने अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बाइक तेज रफ्तार में थी और डिवाइडर से टकरा गई।
हरदोई के कछौना रेलवे स्टेशन के पास एक मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और सड़क पर हंगामा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों ने पास में लगे गन्ने के रस के ठेले से गन्ने उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सड़क के बीचों बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर गन्नों से वार करते हुए नजर आए। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित रहा है। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। यहां 80 साल के एक बुजुर्ग ने 15 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 21 जून को आयोजित नीट री एग्जाम देश और छात्रों के सहयोग से पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने बताया कि 20 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ लोगों ने छात्रों के बीच डर और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वाले लोग सफल नहीं हो सके। सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से नीट की पुनः परीक्षा हो चुकी है। कुछ लोग छात्रों के अंदर भय पैदा करने का कोशिश किए थे, छात्रों ने उनका साथ नहीं दिया। 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फिर आके नीट की परीक्षा दिए, अच्छा परीक्षा हो गया है। जो लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे वो निराशा हुए। और वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना अब राज्य की सबसे बेहतर जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक बन चुकी है। एसएचए के ताजा आंकड़ों के अनुसार ये योजना बड़े स्तर पर परिवर्तन लाई है। वहीं इस योजना का लाभ लेने में पटियाला सबसे आगे है। यहाँ 52,672 मरीजों के उपचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वहीं इसके बाद भटिंडा में 30,813 मरीजों पर 76.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि लुधियाना में 44,227 मरीजों पर 60.54 करोड़ रुपए का खर्च दिया गया है। और वहीं पंजाब को सुरक्षित बनाने के अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर सीमा पार हथियारों, नशीले पदार्थों और हवाला के अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। साथ ही मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक अफगान नागरिक, एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 10 एडवांस हथियार, नकदी बरामद की है। साथ ही भारी मात्रा में ड्रग्स भी टीम ने बरामद किए। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है प्रशासन ने। मामले में 7 लोगों पर शिकंजा कसा है। 10 एडवांस हथियार, कैश और साथ ही भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद की गई है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अब गिरफ्तार किए गए 7 लोगों से प्रशासन लगातार पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि बड़े खुलासे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं, जिसके बाद ऐसी व्यापक कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।